बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे। कंप्यूटर साइंस वन कोर्स कोड 211 का लेक्चर नंबर 1 आज हम देखेंगे, जिसका टॉपिक है डिजिटल कंप्यूटर्स। इसमें पहले हम डिजिटल कंप्यूटर्स को क्लासीफाई करेंगे और फिर उसकी एप्लीकेशंस हमारी डेली लाइफ में उसके बारे में बातचीत होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले लेक्चर को। एक टिपिकल कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब है कि उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो तमाम के तमाम डायरेक्ट करंट के ऊपर चल रहे होते हैं। बज़ाहिर तो हमें ऐसा ही नज़र आ रहा होता है कि कंप्यूटर सिस्टम 220 वोल्ट ले रहा होता है। तो 220 वोल्ट वो ले रहा होता है बेसिकली अल्टरनेटिव करंट होती है। और उसकी जो पावर सप्लाई होती है वो बेसिकली उस अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करती है, जिस पे तमाम कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर सिस्टम के वो काम करते हैं। इस वजह से कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का नाम दिया जाता है। इसे कंप्यूटर सिस्टम इस वजह से कहा जाता है कि इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलकर जो है वो काम कर रहे होते हैं। मेजर कंपोनेंट्स में इनपुट डिवाइसेस हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं और आउटपुट डिवाइसेस हैं। हम कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करते हैं, प्रोग्राम या डाटा। प्रोग्राम या डाटा मींस इंटरमीडिएट फॉर्म होती है फाइनल इंफॉर्मेशन से पहले। यानी आप कंप्यूटर को रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स देते हैं और उनको कंप्यूटर को प्रोवाइड करने के लिए जो डिवाइसेस इस्तेमाल किए जाते हैं उनको इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। ये डाटा फाइनलाइज नहीं होता, ऑर्डर्ड नहीं होता, मीनिंगफुल नहीं होता। जैसे हम 2+5 कहें तो ये डाटा है, और अगर हम इसके एंड रिजल्ट की बात करें, इंफॉर्मेशन की बात करें, तो वो आउटपुट में कंसिडर की जाती है या उसको हम आउटपुट का नाम दे देते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस डिपेंड करता है कि किस तरह की इनपुट आप प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कैरेक्टर्स इनपुट कर रहे हैं तो इट मीन्स के आपको कीबोर्ड यूज़ करना है। और अगर आप लेट्स सपोज कि आप बोल कर इनपुट करना चाहते हैं तो फिर आप माइक को इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से अगर आपको टच करके इनपुट करना है तो टच स्क्रीन यूज़ की जाएगी, टच पैड यूज़ किया जाएगा। और अगर पॉइंट करके इनपुट करना चाहते हैं तो कोई भी पॉइंटिंग डिवाइस जैसे माउस, जॉयस्टिक, आप इन लाइट फैन इनमें से किसी को इस्तेमाल कर लेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि तमाम के तमाम इनपुट डिवाइसेस यूज़ किए जाएं। जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी उस तरह के इनपुट डिवाइसेस का आप सहारा लेंगे। प्राइमरी डिवाइसेस में कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड और माउस जो है वो होना चाहिए। इसके बगैर हम यूं ही समझते हैं, एक जनरल परसेप्शन यही है कि कीबोर्ड और माउस नहीं होगा तो कंप्यूटर सिस्टम अधूरा है। तो कीबोर्ड से फॉर एग्जांपल आप जब इनपुट देते हैं तो वो सबसे पहले जाती है प्राइमरी स्टोरेज के अंदर। प्राइमरी स्टोरेज में स्पेसिफिकली अगर नाम लिया जाए तो रैम। रैम उसको टेम्परेरी स्टोर करके आगे फॉरवर्ड कर देती है सीपीयू को। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसका काम होता है सेंटर में रहकर, यानी इनपुट और आउटपुट के दरमियान में रहकर फिजिकली और लॉजिकली उस इनपुट को के ऊपर वर्किंग करते हुए डिफरेंट फंक्शंस को अप्लाई करते हुए आउटपुट बनाना। ये सीपीयू मेजर अगर इसको देखा जाए तो दो हिस्सों में तकसीम होता है, एक कंट्रोल यूनिट और एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके बारे में हम बाद में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आप यूँ समझ लें कि आपने जब कहा 2+5 तो वो रैम से होती हुई इंफॉर्मेशन सीपीयू के पास आई, जिसने उसे 2+5 को 7 बनाया और वापस प्राइमरी स्टोरेज यानी रैम को रिटर्न कर दिया। और इसी रैम से अगर आप स्क्रीन पर देखना चाहें तो आउटपुट यूनिट की तरफ उसे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। और अगर आप परमानेंटली उसको स्टोर करना चाहें तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में हार्ड डिस्क आपके पास आ जाती है, फिर यूएसबीज आ जाती हैं, फ्लॉपीज आ जाती हैं, सीडीज हैं, डीवीडीज हैं, ब्लू रे हैं। जिस तरह से आपके पास इनपुट डिवाइसेस में मुख्तलिफ तरह की ऑप्शंस थी, इसी तरह से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में भी मुख्तलिफ तरह की ऑप्शन हैं। फिर जब आप आउटपुट डिवाइसेस के अंदर इंफॉर्मेशन देख रहे होते हैं तो वो भी मुख्तलिफ टाइप में
रिप्रेजेंटेशन उसकी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप स्क्रीन पर उसे देखना चाहते हैं तो वो मॉनिटर के थ्रू देखी जाएगी, और अगर आप पेज के ऊपर उसे देखना चाहते हैं तो प्रिंटर को इस्तेमाल किया जाएगा। स्क्रीन लेट्स से कि अगर आप बहुत बड़े पेज के ऊपर या शीट्स के ऊपर उसको आउटपुट को देखना चाहते हैं तो फिर प्लॉटर यूज होगा, और अगर आप आउटपुट सुनना चाहते हैं तो फिर स्पीकर्स वगैरह को इस्तेमाल किया जाएगा। इस ब्रीफ से इंट्रोडक्शन में टिपिकल कंप्यूटर के आपको शायद इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि आपके पास डिफरेंट वेराइटी ऑफ कंपोनेंट्स हैं। जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है उस तरह का कंपोनेंट इस्तेमाल कर लिया जाता है। इस डायग्राम को जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है इसे हम ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, जो कि एक पर्सन चार्ल्स बैबेज ने अपना एक प्रपोजल दिया था उसकी एक पिक्टोरियल फॉर्म है। मजीद टिपिकल कंप्यूटर को, एक डिजिटल कंप्यूटर को हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आप इस वक्त देख रहे हैं डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस और मैथ स्टोरी डिवाइसेस, सिस्टम यूनिट, जिसमें आपको एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम जो है वो नज़र आ रहा होगा डायग्रामेट्रिकली। तो इससे अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि डिफरेंट तरह के जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की हम बात कर रहे थे वो दिखने में किस तरह से होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमने डिजिटल कंप्यूटर स्क्रीन, डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम को क्लासीफाई करना। तो अगर क्लासीफाई किया जाए एक डिजिटल कंप्यूटर को तो पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, पीडीए, नेटवर्क कंप्यूटर्स, इनमें वर्क स्टेशन सर्वर्स, इनमें आप इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज इनकी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पर्सनल कंप्यूटर हमारे डेली लाइफ के कंप्यूटर्स हैं जिन्हें हम आमतौर पे घरों में इस्तेमाल करते हैं, ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में एज नोड्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारे अपने कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो कंप्यूटर सिस्टम्स इस्तेमाल हो रहे हैं ये यही पर्सनल कंप्यूटर्स हैं। इन्हें माइक्रो कंप्यूटर्स भी कहा जाता है, और आम तौर पे इनके ऊपर जो सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल होते हैं उनके थ्रू हम डॉक्यूमेंटेशन का काम ले रहे होते हैं, कैलकुलेशंस का काम ले रहे होते हैं, प्रेजेंटेशंस बनाने का काम ले रहे होते हैं, और फॉर फन और एंटरटेनमेंट भी हम इनको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन के तौर पर, कम्युनिकेशन डिवाइस के तौर पर भी इनका सहारा लिया जाता है, और डिफरेंट तरह के डिज़ाइन जिनका ताल्लुक इलेक्ट्रिकल फील्ड से भी हो सकता है, मैकेनिकल फील्ड से भी हो सकता है, सिविल फील्ड से भी हो सकता है। तो डिफरेंट तरह के डिज़ाइन भी इनके थ्रू जो है वो बनाए जाते हैं। अगर प्राइस वाइज बात करें तो इकोनॉमिकल मशीन्स हैं, और अगर स्पीड वाइज बात करें तो आप जैसे आज करंट सिस्टम्स अगर आप देखें तो नॉर्मल जो P4 सिस्टम है 3.6 गीगाहर्ट्ज तक है। ठीक है, गीगाहर्ट्ज का मतलब है जैसे 36,000 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड जो है वो ये एग्जीक्यूट कर सकता है। एक इंस्ट्रक्शन का मतलब है जैसे आप कहते हैं 2+2, तो ये एक इंस्ट्रक्शन है। तो इस तरह की मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये एक सेकंड के अंदर एग्जीक्यूट कर सकता है। साइज वाइज अगर डिस्कस करें तो पर्सनल कंप्यूटर का साइज इतना बड़ा नहीं होता। यानी अगर आप एक टेबल, स्टडी टेबल की बात करें तो स्टडी टेबल के टॉप पर आप इसको प्लेस कर सकते हैं, इसके तमाम कंपोनेंट्स को। लैपटॉप्स जो हैं ये भी डिजिटल कंप्यूटर्स ही हैं इनमें, और जो डेस्कटॉप्स हैं, जो पर्सनल कंप्यूटर्स जिनकी बात पहले इस स्लाइड में की है, इनमें जो डिफरेंस आ जाता है वो ये है कि लैपटॉप जो है वो आप कह लें कि आप इनको कैरी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते हुए इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें पोर्टेबल डिवाइसेस का नाम जो है वो दिया जाता है। ठीक है, सेम एज पीसी होते हैं, लेकिन उनके मुकाबले में बैटरी ऑपरेटेड चूँकि होते हैं तो इनका साइज थोड़ा छोटा होता है, इनकी पावर रिक्वायरमेंट कम होती है और बैटरीज के ऊपर ये काम कर रहे होते हैं। और अगर आप कंपेयर करें पर्सनल कंप्यूटर जो कि डेस्कटॉप्स हैं तो उनसे इनकी कैपेसिटी जो है वो कदरे कम होती है, लेकिन जो प्राइस है इनकी वो आप कह रहे हैं प्राइस दोनों तरह से, मेंटेनेंस भी और परचेज के हवाले से भी ये डेस्कटॉप कंप्यूटर से एक्सपेंसिव हमें पड़ते हैं। और एक इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है जिसमें जिसे हम
थेफ्ट प्रोन का नाम दे रहे हैं, यानी ये चोरी वगैरह के हवाले से अगर देखा जाए तो इनमें मतलब एक रिस्क ज़रा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डेस्कटॉप मशीन्स, क्योंकि वो आपके घर में पड़े हुए होते हैं और वो फिजिकली वैसे भी सेफ होते हैं। लेकिन चूंकि आप इसको सफ़र के अंदर कैरी करके जा रहे होते हैं तो इनका चोरी होना या इनका जो नुकसान है वो एक आप कह लें कि ईजी है, या मतलब उसमें वल्नरेबिलिटी जो है वो ज़्यादा आ जाती है। लैपटॉप अगर देखा जाए तो तकरीबन इस तरह की शेप में आपको लैपटॉप जो है वो मिल रहा होता है, और ये लैपटॉप आपने इस्तेमाल भी किया होगा और आप इसको देखते भी रहते हैं। नेक्स्ट जो क्लासिफायर हमारे पास कंप्यूटर्स आ जाते हैं वो है सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स को उनकी क्वालिटीज़ की वजह से मॉन्स्टर्स कहा जाता है। बहुत हाई एफिशिएंसी, बहुत एक्यूरेट, और स्पीड वाइज अगर देखा जाए तो ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड जो है ये उसमें प्रोसेस कर रहे होते हैं। बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं बिकॉज ऑफ देयर एडवांस टेक्नोलॉजी। और अगर हम कहें कि जैसे रियल टाइम में कैलकुलेशंस करनी है, जैसे एक सबमरीन जो है वो इस वक्त अगर समुंदर के अंदर ट्रेवल कर रही है तो वो कितनी गहराई में है और पानी का कितना प्रेशर उसके सरफेस के ऊपर जो है वो मौजूद है। तो इस तरह की रियल कैलकुलेशंस करने के लिए हम सुपर कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करते हैं। स्क्रीन पर आप इस स्लाइड में देख भी रहे हैं कि जो एप्लीकेशंस इन्वॉल्व हैं जिनमें ये सुपर कंप्यूटर्स, उनमें वेदर फोरकास्टिंग है, मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइंस हैं, रोबोट्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो ये वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस जैसे ये एरोस्पेस टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर अगर आप देखें तो यही सुपर कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं। सुपर कंप्यूटर के बाद अगर आप देखें तो उनकी जो शेप है वो कुछ इस तरह की आपको नज़र आएगी कि मुख्तलिफ यूनिट्स की शक्ल में ये डिप्लॉय हुए होते हैं और ये तमाम यूनिट्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। जैसे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी जो कमीशन है उसके अंदर भी यही सुपर कंप्यूटर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं एटॉमिक रिसर्च को आप कह लें कि इम्प्लीमेंट करने के लिए और वैलिडेट करने के लिए। यही एटॉमिक रिसर्च जो है इसमें भी अगर आप देखें तो करोड़ों रुपए का जो बजट है वो इन्वॉल्व होता है, जिसमें आप जैसे फॉर एग्जांपल एक मिसाइल फायर किया जा रहा है तो अब मिसाइल ने टारगेट को हिट करना है, तो उस तक पहुंचने के लिए, उस टारगेट को हिट करने के लिए जितनी भी रियल टाइम कैलकुलेशंस हैं उसको परफॉर्म करने के लिए जो मशीन है बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए, स्पीड वाइज भी बहुत एफिशिएंट होनी चाहिए। तो उस केस में हम सुपर कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो डिजिटल कंप्यूटर्स को क्लासिफाई अगर करें तो मेन फ्रेम्स आते हैं। मेन फ्रेम्स साइज वाइज अगर देखा जाए फिजिकली बहुत लार्ज कंप्यूटर्स होते हैं, यानी आप ये समझ लें कि एक कमरे के अंदर इनको, एक हॉल के अंदर जो है इनको रखा जाता है और ये ह्यूज नंबर ऑफ यूजर्स को सपोर्ट करते हैं। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी, प्रोसेसिंग स्पीड ये बहुत ज़्यादा होती है। बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड जो है उसके अंदर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो है वो प्रोसेस करते हैं। तमाम ऑर्गेनाइजेशन इनको इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि इसके लिए आपको सर्विस कॉस्ट जो है वो काफ़ी पे करनी पड़ती है, मेंटेनेंस कॉस्ट पे करनी पड़ती है आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। तो मेन फ्रेम इतना ज़्यादा मतलब फिजिबल नहीं है। पास्ट में इस्तेमाल होते रहे, अभी भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनको अगर देखा जाए तो थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को सपोर्ट करने वाले इन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बाद जो आपके पास सिस्टम्स आ जाते हैं वो मिनी और माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इन्हीं को पर्सनल कंप्यूटर्स का नाम दिया जाता है। और माइक्रो इस वजह से इन्हें कहा जाता है कि इनका साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। जैसे आजकल आप डिफरेंट लैपटॉप्स को, कॉम टॉप्स को, पीडीएस वगैरह को देखते हैं, वो यही माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं जो साइज में हथेली के साइज से लेकर आप देखें तो एक डेस्क के ऊपर पड़े हुए सिस्टम्स के साइज तक आपको मिल रहे होते हैं। मिनी कंप्यूटर्स जो हैं ये मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर्स के इन बिटवीन है और इन्हें इसी वजह से मिड रेंज कंप्यूटर्स भी कहा जाता है।
ये चंद ऑर्गेनाइजेशंस इनको मेंटेन कर रही हैं। उसकी वजह ये है कि इनकी जो कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ ओनरशिप जिसे आप नाम दे सकते हैं, ये कम होती है मेन फ्रेम की निस्बत, और हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स को ये सपोर्ट करते हैं। मेन फ्रेम की तरह से मिनी कंप्यूटर्स भी आप एक सेंट्रल सिस्टम इनका होता है, यानी सेंट्रल एक बेस यूनिट होता है जिसके ऊपर डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगे हुए होते हैं जो तमाम के तमाम यूजर्स को दिए जाते हैं। इनके यूजर्स को नॉन इंटेलिजेंट यूजर्स भी कहा जाता है, और जो टर्मिनल्स ये यूज कर रहे होते हैं उन्हें डम टर्मिनल्स भी कहते हैं। वो इसी वजह से कि तमाम के तमाम एक सिंगल फ्रेम को शेयर कर रहे होते हैं। PDAs पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, ये भी मिनी कंप्यूटर्स की तरह से होते हैं। ये जनरल सेंस में अगर बात की जाए तो ये लैपटॉप से काफ़ी छोटे होते हैं, और इनको आप पॉम टॉप कह सकते हैं क्योंकि ये हाथ के साइज़ के बराबर ही तकरीबन होते हैं, बल्कि उससे भी अगर देखा जाए तो छोटे होते हैं, जिनको आप आसानी से हाथ में ग्रैब कर सकते हैं। इनको इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो आपके स्केड्यूल होते हैं उनको मैनेज करने के लिए, कॉन्टैक्ट्स की इंफॉर्मेशन मैनेज करने के लिए इनको जो है वो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और आजकल जो है ये स्मार्ट कार्ड्स को स्कैन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं डिफरेंट स्टोर्स के अंदर भी, और पर्सनली भी आप इनको इस्तेमाल करते हैं। ये आपके पास एक डायग्राम है जिसके अंदर आपको ये EDAs जो है वो दिखाए गए हैं। देन कम्स नेटवर्क कंप्यूटर्स। ये भी माइक्रो कंप्यूटर्स ही होते हैं जिनको हम एक नेटवर्क के उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी तमाम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इनके अंदर ये एबिलिटी पैदा होती है कि ये अपनी इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये कॉस्ट में बचत हो जाती है आपके पास, और एफर्ट आपकी कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। जो डिवाइसेस नेटवर्क के अंदर शेयर किया जाते हैं उनमें मुख्तलिफ तरह के डिवाइसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे आपके पास हार्ड डिस्क हैं, प्रिंटर्स हैं, प्लॉटर्स हैं, स्पीकर्स हैं, हार्ड डिस्क है, आपके पास CD रोम्स वगैरह हैं, इंटरनेट कनेक्शन है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है नेटवर्क के अंदर शेयर की जाती हैं। बस इसमें ज़रूरत इस बात की पड़ती है कि नेटवर्क में एज अ नोड कनेक्ट करने के लिए आपको कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक हार्डवेयर चाहिए होता है जिसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं। इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में आपको जो नेटवर्क केबल है या अगर वायरलेस कनेक्शन है तो उसका जो एडॉप्टर है वो मौजूद होना चाहिए। और कहीं पर भी आप इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहें उसको नेटवर्क कंप्यूटर्स के थ्रू जो है वो सेंड की जा सकती है। अगर साइज वाइज देखा जाए तो नेटवर्क के डिफरेंट टाइप्स आपको मिल जाते हैं। इसमें लैन लोकल एरिया नेटवर्क जो कि एक कमरे की हद तक और एक छोटे ऑफिस की हद तक जो है वो बना हुआ होता है। और अगर इससे बड़े साइज के नेटवर्क की बात करें तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है जो कि विद इन सिटी जो है वो हम आमतौर पर बनाते हैं। एंड कम्स वाइड एरिया नेटवर्क, यानी बहुत वसी एरिया पर फैला हुआ नेटवर्क जिसमें कंट्री टू कंट्री, इवन पूरी दुनिया के अंदर आप अगर इंफॉर्मेशन कहीं से भी किसी दूसरी जगह भेजना चाहते हैं तो अब जो नेटवर्क बना होगा डिवाइसेस के दरमियान उसे हम वैन कहेंगे। इंटरनेट इसकी एक एग्जाम्पल है। तो नेटवर्क कंप्यूटर जो है वो दुनिया को एक आप कह लें कि एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाने का जरिया है, और दुनिया के तमाम कंप्यूटर्स जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं। आगे चलकर हम इसी कोर्स के अंदर नेटवर्क्स को काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। नेटवर्क पे अगर देखा जाए तो ये डायग्राम एक नेटवर्क को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है, जिसमें मुख्तलिफ तरह के डिवाइसेस आपको इस वक्त देखने में मिल रहे हैं, जैसे मॉडेम है, सर्वर है, हब है, आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं, वर्क स्टेशन हैं, आजकल तो सेल फोन्स और PDAs वगैरह, ये तमाम भी नेटवर्क का हिस्सा बनाए जा सकते हैं। एक नेटवर्क के अंदर जो मशीन हम इस्तेमाल करते हैं रिक्वेस्ट वगैरह सेंड करने के लिए किसी भी रिसोर्स के लिए, वर्क स्टेशन आमतौर पे कहा जाता है। इसकी मेमोरी और प्रोसेसर हाई स्पीड होते हैं और आम PCs के मुकाबले में।
क्योंकि इसके ऊपर हमने जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट है रिसोर्सेज। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को ये सपोर्ट करते हैं, नेटवर्क एप्लीकेशंस को ये सपोर्ट करते हैं, वीडियो एडिटिंग के अंदर, एनिमेशंस के अंदर, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जैसे ऑटोकैड वगैरह के, वहाँ पर इनकी ज़रूरत आपको महसूस होती है, वहाँ पर हम वर्क स्टेशन को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह सर्वर मशीन्स हैं जो कि सर्व करती हैं, ये वो मशीन्स होती हैं नेटवर्क के अंदर जो अपने रिसोर्सेज दूसरे के लिए अलाउ करते हैं या दूसरों को डिनाई करते हैं। कंट्रोल करने के लिए नेटवर्क एनवायरनमेंट को हम सर्वर्स का इस्तेमाल करते हैं। लार्ज कैपेसिटी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर। इसके अलावा ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोलर का काम जो है वो कर रहे होते हैं, नेटवर्क को मैनेज करने का काम कर रहे होते हैं, एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने का काम कर रहे होते हैं, यूजर्स को मैनेज करने का काम कर रहे होते हैं, बैकअप वगैरह मैनेज करने का काम कर रहे होते हैं, सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहे होते हैं। तो एक नेटवर्क को चलाने की जिम्मेदारी जो है वो इन सर्वर्स के ऊपर होती है। तो आपको काफ़ी पावरफुल मशीन ये चाहिए होती है। तो फिजिकली भी अगर देखा जाए तो इनके जो आप कह लें कि रिसोर्सेज जो इनके अंदर यूज़ किए जाते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं, और स्पेस भी इसके अंदर आपको ज़्यादा रिक्वायर होती है, फिजिकल स्पेस जिसमें कंपोनेंट्स हैं वो प्लेस किए जाते हैं। और इसके अलावा हार्ड ड्राइव जो है उसकी कैपेसिटी जो है वो भी आपको ज़्यादा चाहिए होती है, एक्सपेंसिव मशीन्स की कैटेगरी में जाते हैं। ये देखने में सर्वर एक आम कंप्यूटर जैसा ही नज़र आ रहा होता है, लेकिन फिजिकली इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो एक आम मशीन से काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अब हमारा आज का जो लेक्चर है बस उसमें हम इतना ही पोर्शन देखेंगे। रिमेनिंग जो इसी टॉपिक को आगे डिस्कस करने में है वो है आपके पास इसकी कंप्यूटर की एप्लीकेशंस, तो उनको हम फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।